श्वेत इंसानों को गुलाम की तरह खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें से दो गुलामों ने मॉडर्न फैंसी अंडरवियर पहन रखा होता है। सभी को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया होता है और देखने में ऐसा लगता है कि वो सभी किसी गुलामों के बाजार में बेचे जा रहे हो। मूवी फ्लैशबैक के जरिए मॉडर्न टाइम में पहुंच जाती है। इस मूवी में दो सौतेले भाई रेजिस और जोएल मुख्य किरदार होते हैं और इन दोनों को ही कुछ देर पहले गुलामों की तरह दिखाया गया था। रेजिस और जोएल की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। जोएल एक ऐसा आश्वेत इंसान होता है जिसके साथ हर जगह नस्लीय भेदभाव होता दिखाया जाता है। जोएल हाल ही में चोरी की सजा काटकर जेल से निकला होता है और फिलहाल वो अपनी माँ और 9 साल की बेटी के साथ रह रहा होता है। जोएल बेरोजगार होता है और उसे लगता है कि उसका आश्वेत होना ही उसकी बेरोजगारी का कारण है। लेकिन असल बात तो ये होती है कि जोएल ने कभी सही तरीके से काम ढूंढने की कोशिश ही नहीं की होती है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस एक बाईरेशियल होता है, यानी अर्ध अश्वेत, जिसने एक श्वेत महिला से शादी की होती है। रेजिस की भी 9 साल की बेटी होती है। रेजिस एक रिहायशी इलाके में बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता है। रेजिस अपने शहर के मेयर के सलाहकार के तौर पर काम करता है। एक दिन रेजिस के पास उसके अंकल का कॉल आता है। रेजिस का अंकल उसे कहता है कि तुम्हारे पिता मरने वाले हैं और वो मरने से पहले अपने सभी बच्चों को आखिरी बार देखना चाहते हैं। क्योंकि रेजिस का पिता बचपन से ही उसके साथ नहीं होता है, इसलिए रेजिस अपने बीमार पिता से ना मिलने की ठान लेता है। जब इस बात का पता रेजिस की वाइफ को चलता है तो वो रेजिस को अपने पिता से मिलने जाने के लिए कहती है। रेजिस के मना करने पर उसकी वाइफ धमकाते हुए उसे कहती है कि अगर तुम अपने पिता से मिलने नहीं गए तो मैं किसी और इंसान से शादी कर लूंगी। मजबूरन रेजिस को राजी होना पड़ जाता है। अगले दिन रेजिस फ्लाइट से वेस्ट इंडीज में अपने पिता के होम टाउन पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर रेजिस की मुलाकात अपने सौतेले भाई जोएल से होती है। जोएल भी अपने पिता से मिलने के लिए आया होता है। दोनों भाई कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, फिर भी दोनों एक टैक्सी में बैठने को राजी हो जाते हैं। रास्ते में दोनों अपनी अपनी तारीफ के पुल बांध लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि जोएल झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में फेलियर के अलावा कुछ और नहीं है। दोनों सौतेले भाई एक ही टैक्सी में अपने पिता के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों को पता चलता है कि उनके कई सारे सौतेले भाई बहन हैं जो अपने पिता से मिलने के लिए आए होते हैं। उनकी आंटी बताती है कि तुम्हारे पिता ने दुनिया में कई औरतों के साथ संबंध बनाया है, उसी का नतीजा तुम सब हो। और इसी कारण रेजिल और जोएल के चेहरे का रंग एक दूसरे से अलग होता है। अपने दोनों बड़े बेटे को एक साथ देखकर बूढ़े इंसान की आग भर आती है। उनका पिता दोनों को अपने पास बुलाकर कहता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम दोनों ही मेरे विशाल खजाने के वारिस बनने वाले हो। खजाने का नाम सुनकर दोनों भाई खुश हो जाते हैं, लेकिन खजाने के बारे में बताने से पहले ही उनका पिता मर जाता है। हालांकि उन दोनों को खजाने के रूप में एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट मिलता है जो उनके पूर्वजों को अंग्रेजों ने अपनी गुलामी से मुक्त करने के लिए दिया होता है। ये डॉक्यूमेंट किसी गुलाम को तभी मिलता था जब कोई गुलाम अंग्रेजों के लिए कुछ बहुत ही साहसिक काम करता था। इस दस्तावेज के मुताबिक दोनों के पूर्वज वेस्ट इंडीज से गुलामी प्रथा खत्म होने से काफी पहले ही आजाद हो चुके थे। वे दोनों भाई उस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट की जरा सी भी वैल्यू नहीं करते हैं और मजाक बनाते हुए उस दस्तावेज को फाड़ देते हैं। ये देखकर उनकी बूढ़ी आंटी को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। उनकी आंटी दोनों को सबक सिखाने के लिए गुस्से में उन दोनों पर एक जादू मंत्र मार देती है। जादू मंत्र से दोनों 17वीं शताब्दी के वेस्ट इंडीज में पहुंच जाते हैं, जहां अभी भी गुलामी प्रथा लागू होती है। जब रेजिस और जोएल को होश आता है तो वो खुद को एक खुले मैदान पर गिरा हुआ पाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। दो डरे हुए आश्वेत लोग उनके आगे भागते हुए आते हैं। उनके पीछे पीछे दो स्लेव हंटर भी वहां आ जाते हैं। स्लेव हंटर रेजिस और जोएल को अपना गुलाम बना लेते हैं। स्लेव हंटर उन दोनों को स्लेव मार्केट बेचने के लिए ले जाते हैं, जहां जॉर्डन नाम का एक जमींदार उन दोनों भाइयों को खरीद लेता है। जोएल को जॉर्डन के खेतों में काम पर लगा दिया जाता है। हेनरी जॉर्डन के खेत का सुपरवाइजर होता है, जिसका काम गुलामों को कंट्रोल करना भी होता है। हेनरी एक बहुत ही क्रूर नस्लीय भेदभाव करने वाला इंसान होता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस को घर के किचन के काम में लगा दिया गया होता है। जल्द ही दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि वो सच में सन 1780 में पहुंच गए हैं, जहां गुलामी प्रथा कायम है। अगले दिन सभी गुलामों को एक पादरी के पास खड़ा कर दिया जाता है। पादरी नकली बाइबल के जरिए सभी गुलामों को बताता है कि आज श्वेत इंसानों को श्वेत इंसानों की हर बात मानने का दायित्व दिया गया है। दोनों भाइयों को पता होता है कि पादरी झूठ बोल रहा है। दोनों भाई पादरी की बात मानने से मना कर देते हैं। रेजिस इस बात से भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लाइंस बाइबल में कब आ गई। अगले दिन जोएल खेत में थोड़ा लेट पहुंचता है। इस बात को लेकर हेनरी उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई करता है। हेनरी के ऐसे बर्ताव को देखकर जोएल खेत से भागने लगता है। भागते हुए बीच रास्ते में जोएल का सिर एक लकड़ी से टकरा जाता है और जोएल बेहोश हो जाता है। जोएल की इस हरकत की वजह से उसे सभी गुलामों के सामने कोड़ों से पीटने की सजा दी जाती है, जिसके बाद एक तरफ एक रोजले नाम की गुलाम महिला
जोएल के जख्म पर मरहम लगाती हुई दिखाई जाती है। उन दोनों को साथ खड़े हुए 10 मिनट भी नहीं हुए होते हैं कि जोएल रोजले को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोजले उसे ऐसा करने से रोक देती है। रोजले जोएल को बता देती है कि वो इजाडोर नाम के गुलाम से प्यार करती है। ये बात जानकर जोएल निराश हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन रेजिस को अपने ऑफिस में बुलाता है। जॉर्डन को पता चल चुका होता है कि रेजिस किताब पढ़ सकता है। रेजिस के एक चतुर गुलाम होने पर जॉर्डन उसे हेनरी के साथ बाकी गुलामों की निगरानी रखने का काम दे देता है। अगले दिन से ही रेजिस हेनरी की तरह बाकी गुलामों पर भी अपना हुक्म चलाना शुरू कर देता है। जोएल अपने भाई की इस हरकत को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और रेजिस को कहता है कि तुम गोरों की तरह मतलबी हो गए हो। रेजिस को अपने भाई की बात का जरा सा भी असर नहीं होता है और वो पूरी लगन से जॉर्डन के लिए काम करने लग जाता है। जॉर्डन के घर के लोगों को जब रेजिस के बारे में पता चलता है कि वो पढ़ भी सकता है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि फिर तो ये तो पियानो भी बजा लेगा। रेजिस पियानो पर बैठकर सबसे बेहतर पियानो बजाने लगता है, जिससे सभी अंग्रेज चौंक जाते हैं। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि हेनरी के हाथों रेजिस को भी सरेआम कोड़ों से पीटा जाता है। रेजिस इन सभी चीजों से तंग आकर जोएल के साथ वहां से भागने की ठान लेता है। अगले दिन दोनों भाई आइजैक नाम के एक यहूदी की घोड़ा गाड़ी में छिप जाते हैं। आइजैक अपने घर पहुंच जाता है और आइजैक को शुरू से ही पता होता है कि उनकी घोड़ा गाड़ी के पीछे 2 आश्रित लोग छुपे हुए हैं। दोनों भाई आइजैक से मदद की भीख मांगते हैं। आइजैक दोनों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ज्यूज होने की वजह से वो भी कभी अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हो चुका है। जमींदार जॉर्डन के स्लेव हंटर आइजैक के घर पर दोनों भाइयों को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। हंटर के हाथ आने से पहले ही दोनों भाई आइजैक के घर के पीछे से भाग जाते हैं। भागने में आइजैक ने ही उनकी हेल्प की होती है। भागते हुए दोनों भाई समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। पास में एक पुरानी नाव पड़ी होती है, जिसको लेकर दोनों भाई समुद्र के बीच पहुंच जाते हैं। मुसीबत दोनों का साथ नहीं छोड़ती है। बीच समुद्र में बड़ा सा समुद्री जहाज दिखाई देता है। वो दोनों उस जहाज पर चढ़ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये जहाज गुलामों को कैद करके ले जा रहा होता है। इस तरह एक बार फिर से दोनों भाइयों को गुलाम बना लिया जाता है और गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच दिया जाता है। और एक बार फिर से जॉर्डन के लोग ही उन दोनों को खरीद लेते हैं। बीच रास्ते में आश्वेत कबीले के लोग जॉर्डन के लोगों पर अटैक करके दोनों भाइयों को बचा लेते हैं। ये कबीले वाले खुद को मरून्स के नाम से पुकारते हैं। मरून्स कबीले के सभी लोग कभी गुलाम हुआ करते थे, जो अपने मालिकों के चुंगल से बचकर भाग आए होते हैं। कबीले का लीडर दोनों भाइयों का स्वागत करता है। इस दौरान रेजिस को पता चलता है कि कबीले का लीडर अंग्रेजों के बीबी और बच्चों को भी मारने की बात कर रहा है। रेजिस तुरंत कबीले के लीडर की बात मानने से मना कर देता है। रेजिस की बात सुनकर कबीले वाले गुस्से हो जाते हैं। हालांकि किसी तरह दोनों भाई कबीले के बीच में से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन जंगल के बीच दोनों भाइयों को उनकी बूढ़ी आंटी दिखाई देती है, जिसने अपने मंत्रों से दोनों भाइयों को यहाँ भेज दिया होता है। उन दोनों को एहसास हो जाता है कि दोनों को गुलामों के समय में भेजने में उनकी आंटी का ही हाथ है। दोनों भाई अपनी आंटी से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि दोबारा हमें हमारे समय में भेज दो, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आंटी उन्हें वापस लाने के लिए राजी नहीं होती है। जब दोनों भाई काफी मिन्नतें करते हैं तो उनकी आंटी उन्हें कहती है कि यहाँ से वापस आने का एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने पूर्वजों रोजले और इजाडोर को आपस में मिलाना होगा, ताकि हमारा बिगड़ा हुआ इतिहास दोबारा ठीक हो सके। आगे उनकी आंटी उन्हें कहती है कि जब तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे तो मेरे इस स्मोक पाइप का इस्तेमाल करना, इस तरह तुम दोनों वापस वर्तमान में आ जाओगे। सलाह देने के बाद उनकी आंटी वहां से गायब हो जाती है। दोनों रोजले और इजाडोर को मिलाने के बारे में सोचने लगते हैं। इस दौरान जोएल देखता है कि इजाडोर किसी अंग्रेज के साथ ओरल इंटरकोर्स कर रहा है। जोएल रेजिस को दिखाने के लिए अपने फोन में इस सीन का वीडियो भी बना लेता है। वीडियो देखने के बाद रेजिस जोएल को कहता है कि इजाडोर तो होमोसेक्सुअल है। दोनों भाइयों को समझ आ जाता है कि रोजले और इजाडोर कभी एक नहीं हो पाएंगे और वो शायद कभी वापस भी नहीं जा पाएंगे। हालांकि दोनों भाई वापस जमींदार जॉर्डन के पास पहुंच जाते हैं और घर से भागने के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सजा के तौर पर जॉर्डन के लोग दोनों के पिछवाड़े पर गर्म लोहे से अपनी निशानी दाग देते हैं। दोनों भाई वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाते हैं और रोजले और इजाडोर को मिलाने का प्लान बनाने लगते हैं। जॉर्डन के घर में उसकी बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। इस बात का फायदा उठाकर दोनों भाई गुलामों के बीच भी जश्न का माहौल बना देते हैं। दोनों भाई घर में से रम की एक बैरल को चुरा लेते हैं ताकि गुलामों को भी नशे में धुत किया जा सके। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि नशे में जोएल ही रोजले के साथ रोमांस करने लग जाता है। हालांकि रेजिस उसे रोक देता है। सभी गुलाम नशे में सो चुके होते हैं, जिसके बाद दोनों भाई नींद में सो रहे रोजले और इजाडोर के बीच अपने हाथों से ही शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने में भी कामयाब हो जाते हैं। सोचो कितनी घिनौनी बात है। दोनों भाइयों को ऐसा लगता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं और अब वो वापस अपने घर जा सकते हैं। रेजिस अपनी आंटी की स्मोक पाइप जला लेता है, लेकिन वापस वर्तमान में जाने से पहले दोनों भाई अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने की सोचते हैं। दोनों भाई हथियारों के साथ जॉर्डन के महल में घुस जाते हैं और महल में मौजूद सभी मेहमानों के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जोएल जॉर्डन की बेटी को किस तक कर देता है। रेजिस घर की चीजों को तोड़ने फोड़ने के साथ साथ मेहमानों को चाटा मारना शुरू कर देता है। अचानक से घर के अंदर हेनरी आ जाता है, जिसके हाथ में बंदूक भी होती है। हेनरी दोनों भाइयों को बंदूक से डराने की कोशिश करता है,
लेकिन दोनों को बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। रेजिल अपनी आंटी के पाइप को स्मोक करता है, लेकिन स्मोक का उन दोनों भाइयों पर कोई असर नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी पाइप को आपस में बदल लिया है। दोनों को पकड़कर केज में बंद कर दिया जाता है और अगले दिन उन्हें फांसी लगने वाली होती है। उस रात दोनों भाई बहुत भावुक हो जाते हैं। रेजिस अपनी बर्बाद हो चुकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में जोएल को बता देता है, तो जोएल भी अपनी बेकार बेरोजगार जिंदगी की सच्चाई अपने भाई को बता देता है। सुबह होते ही हेनरी दोनों भाइयों को केज से ले जाकर फांसी के फंदे पर लटका देता है। फांसी से पहले जॉर्डन का छोटा बेटा विक्टर जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वो किसी को ऐसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। रोजले विक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जहाँ रोजले को पता चलता है कि विक्टर पास की नदी में गिर चुका है। जब इस बात का पता जॉर्डन के परिवार को चलता है, तो वो सभी घबराते हुए अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इस दौरान इजाडोर मौके का फायदा उठाकर जॉर्डन के गार्ड को बेहोश कर देता है और दोनों भाइयों को फांसी के फंदे से आजाद कर देता है। इजाडोर दोनों को यहाँ से भाग जाने की सलाह देता है। भागते समय दोनों भाइयों को नदी में बहता हुआ विक्टर दिखाई देता है, जिस पर बिना कुछ सोचे समझे दोनों भाई विक्टर की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। हालांकि इस दौरान हमें पता चलता है कि जोएल को तैरना नहीं आता है, फिर भी वो नदी में कूद गया है। रेजिस के लिए काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो विक्टर को बचाने के साथ साथ अपने भाई जोएल को भी बचा लेता है। अपने बेटे की जान बचाने की खुशी में जॉर्डन दोनों की सजा माफ कर देता है। साथ ही जॉर्डन दोनों सौतेले भाइयों को वैसा ही डॉक्यूमेंट देता है जो मरने से पहले उसके पिता ने अपनी विरासत के तौर पर दोनों को दिया होता है। हालांकि दोनों भाई जॉर्डन को कहकर अपनी आजादी और पुरस्कार रोजेल और इजाडोर को देने के लिए कह देते हैं। जॉर्डन को दोनों के रिक्वेस्ट बहुत ही अजीब लगते हैं, लेकिन जॉर्डन उनकी बात मानकर रोजेल और इजाडोर को डॉक्यूमेंट के साथ गुलामी भरी जिंदगी से आजाद कर देता है। दोनों भाई रोजेल और इजाडोर को एक करने में कामयाब हो जाते हैं और उनका मिशन भी पूरा हो जाता है, लेकिन उनकी मैजिकल स्मोक पाइप खो चुकी होती है, जिससे वो वापस भविष्य में जा सके। दिन बीतने लग जाते हैं और दोनों भाई भी भविष्य में जाने की उम्मीद खो चुके होते हैं। कुछ दिन बाद रोजले और इजाडोर भी अपने सभी गुलाम साथियों को अलविदा करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हेनरी दोनों भाइयों के पास आकर उन्हें दोबारा काम पर जाने के लिए कहता है। इस दौरान हेनरी अपने पास से एक स्मोक पाइप निकालकर पीने लगता है और दोनों भाइयों के मुंह पर स्मोक मारता है। स्मोक की चपेट में आते ही दोनों भाई वहां से गायब हो जाते हैं। हेनरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर दोनों भाई अचानक कहाँ गायब हो गए। इसका मतलब ये था कि वो मैजिकल पाइप हेनरी के पास ही थी। हेनरी के एक स्मोक से दोनों सौतेले भाई वापस अपने भविष्य में पहुंच चुके होते हैं। उनकी बूढ़ी आंटी उनके पास में ही बैठी होती है। आंटी के हाथ में बिल्कुल वैसा ही ठीक ठाक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट भी मौजूद होता है, जिसने उनके पूर्वजों को आजादी दिलाई होती है। कई महीने बीत जाते हैं। जोएल एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करने लग चुका होता है। जोएल अब अपने साथ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है और अपने मालिकों को जवाब देना सीख चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिस भी अपने कामगार जिंदगी में वापस आ चुका होता है। रेजिस भी अपने साथ नस्लीय मजाक सहन नहीं करता है और मेयर को उल्टा जवाब देकर अपनी नौकरी छोड़ देता है। मूवी के एंड में जोएल, रेजिस और उसकी वाइफ एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। इस दौरान उनकी बूढ़ी आंटी भी वहीं मौजूद होती है। दोनों सौतेले भाई इस बात से सहमत हो जाते हैं कि पास्ट में जाकर किए गए उनके एडवेंचर ने उनके पूरे परिवार को करीब ला दिया है। इस दौरान उन दोनों की बेटियां लड़ती हुई आती हैं, जिनके हाथ में वही ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद होते हैं। दोनों लड़कियां दस्तावेजों को फाड़ने वाली होती हैं, जिस पर घबराते हुए दोनों पिता अपनी बेटियों को रोकने के लिए दौड़ते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कास्ट पार्ट मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक